ठीक, चलिए अर्थशास्त्र के अंतर्गत अगला जो हिस्सा हमको जिस पर बात करना है वो है क्या, बेरोजगारी। बेरोजगारी या इंग्लिश में इसे कहें क्या, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे सिलेबस में जो हिस्सा है वो है इसका अर्थ क्या है, ठीक, मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद इससे जुड़े हुए विभिन्न कॉन्सेप्ट्स हैं यानी कि अवधारणाएं हैं, है ना, अवधारणा जो कि संबंधित है किससे, अनएम्प्लॉयमेंट से। उसके बाद भारत में बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी, ठीक। उसके बाद इसके प्रकार, प्रकारों के बाद आएंगे हम इसमें इसके कारण, ठीक, क्या क्या इसका अर्थ क्या है, अवधारणा क्या है, प्रकार, कारण, इससे होने वाली समस्या, ठीक है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। उसके बाद आखिरी में इसका प्रभाव और फिर आखिरी में इसको इस जो क्या जाएगा इसका समाधान वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये सारा हमारा सिलेबस का पार्ट होगा। सबसे पहले आते हैं किस पर, रोजगार पर या अनएम्प्लॉयमेंट पर। कहते हैं रोजगार या एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, रोजगार या एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है। रोजगार का मतलब यह है कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति कहीं पर काम कर रहा है, ठीक है, मतलब क्या कह रहा हूं मैं, कोई व्यक्ति श्रम करता है और उस श्रम के बदले में उसे कुछ पारितोषिक प्राप्त होता है, ठीक। कोई व्यक्ति कहीं पर काम कर रहा है और काम के बदले में उसको कुछ पैसे प्राप्त होते हैं, ठीक। उस पैसे को हम क्या कहते हैं, वो उसकी आय है क्योंकि उसको काम करने के बदले मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि उस व्यक्ति के पास क्या है, रोजगार है। इसका मतलब कि जब कोई व्यक्ति क्या होता है, आर्थिक क्रिया में संलग्न होता है, आर्थिक क्रिया, ठीक, जब कोई व्यक्ति प्रोडक्शन के इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक, मैं कह रहा हूं कि रोजगार का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति उत्पादन के किसी आर्थिक क्रिया में संलग्न होता है तब हम क्या कहते हैं कि उसके पास क्या है, रोजगार है। दूसरे शब्दों में कि जब कोई व्यक्ति अपनी आजीविका प्राप्त करने के लिए, आजीविका प्राप्त करने के लिए का क्या मतलब है कि अपना जीवन चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए वो कहीं पर क्या कर रहा है, श्रम कर रहा है, तो हम कहते हैं उस व्यक्ति के पास क्या है, रोजगार है, ठीक। अब यहां पर रोजगार के संबंध में आर्थिक क्रिया का मतलब क्या है, यहां पर आर्थिक क्रिया का मतलब है कि वो किसी न किसी किस में लगा हुआ है, प्रोफेशन में लगा हुआ है, प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय पर लगा हुआ है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति, है ना, जब कोई व्यक्ति किसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो और वह उत्पादन की क्रिया, उत्पादन के लिए क्या कर रहा है, आर्थिक क्रिया में संलग्न है, तो हम क्या कहेंगे उसको, उसके पास रोजगार है। आर्थिक क्रिया में जो ये प्रोफेशन वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, इस प्रोफेशन का मतलब है कि मान लो कोई डॉक्टर है, कोई क्या है, टीचर है, कोई कारपेंटर है, ठीक है, मतलब कोई भी टाइप का काम करता हो, किसी ना किसी प्रोफेशन में लगा हुआ है। हम यही, भाई मेरी बात समझ में आ रही है ना, मैं ये कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति किसी प्रोफेशन में लगा हुआ है, कुछ काम करता है, काम करता है मतलब किसी उत्पादन की आर्थिक क्रिया में संलग्न है और उसको उसके बदले में अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या प्राप्त होता है, भुगतान प्राप्त होता है आय के रूप में, ठीक है, आय या वेजेस, ठीक, या तो इनकम के फॉर्म में प्राप्त हो रहा है या तो उसको मजदूरी मिल रही है, तो हम क्या कहेंगे कि उस व्यक्ति के पास क्या है, रोजगार है, ठीक है। रोजगार क्लियर हुआ। अब इसके बाद इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यबल, कार्यबल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्कफोर्स, वर्कफोर्स, समझिए ये क्या है, ठीक, पहले इसको हटा लें, ठीक। वर्कफोर्स का मतलब है ऐसे लोगों का ये समूह होता है, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्कफोर्स का मतलब है ये ऐसे लोगों का समूह होता है जो वास्तव में कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या बताएंगे इसमें, आर्थिक क्रिया से जुड़े हुए व्यक्तियों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, वर्कफोर्स कहलाता है। इसका एग्जांपल समझिए, मान लीजिए मेरे पास में क्या है, 10 व्यक्तियों का समूह है, ठीक, मेरे पास कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। उन 10 लोगों में 5 लोग ऐसे हैं जिनके पास क्या है, 5 ऐसे हैं जिनके पास में कोई ना कोई काम है, काम है मतलब कि वो कहीं काम करते हैं या श्रम दे रहे हैं, उस श्रम के बदले में उनको भुगतान प्राप्त होता है जो कि आय के रूप में या मजदूरी के रूप में हो सकता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि 5 लोगों के पास में क्या है, रोजगार है। भाई मतलब वही तो हुआ ना, रोजगार का मतलब, रोजगार का डेफिनेशन हम लोग देखे थे क्या, कि कोई व्यक्ति कहीं पर काम कर रहा है और उसको काम करने के बदले में कुछ पैसा प्राप्त होता है जो कि आय या मजदूरी के रूप में होता है, तो हम उसी को तो रोजगार कहते हैं। और 5 लोग, इन 10 में 5 लोग के पास रोजगार है और 5 लोग ऐसे हैं जो काम करने के क्या है, इच्छुक है। इच्छुक है मतलब ये शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, काम करने के इच्छुक हैं, काम की तलाश में, अगर काम मिल जाएगा तो करेंगे। 5 वो जिनके पास काम है और 5 वो जो क्या है, इच्छुक है। इच्छुक है इसका मतलब क्या है, ये क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। भाई बेरोजगार की परिभाषा आगे हम देखेंगे। बेरोजगार उसे कहते हैं जो मानसिक और शारीरिक रूप से कार्य करने की इच्छा रखता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, तब वो बेरोजगार है। पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग अ जॉब इज नोन एज अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो क्या बताया मैं, 10 लोगों का समूह है मेरे पास, 10 में 5 ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं काम करते हैं, जिनको इनकम जनरेट हो रहा है, और 5 लोग ऐसे हैं जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। तो ये जो 5 लोग हैं, ये जो 5 लोगों का समूह है, यही क्या कहलाएगा, वर्कफोर्स कहलाएगा। तो वर्कफोर्स का डेफिनेशन क्या हुआ,
वर्क फोर्स ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी न किसी आर्थिक क्रिया में लगे हुए हैं या वास्तव में जिनके पास काम है। बात समझ में आ रही है? हम क्या बताएंगे कि आर्थिक क्रिया से जुड़े हुए व्यक्तियों का समूह, क्या कहूंगा मैं, आर्थिक क्रिया से, ठीक, आर्थिक क्रिया से जुड़े व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक, यही वास्तविक श्रम होता है। क्या होता है ये? वास्तविक श्रम बल होता है, ठीक है, यही क्या है? वास्तविक श्रम बल कहलाएगा। और यही वास्तविक श्रम बल है, यही वह श्रम बल है जो क्या कर रहा है? उत्पादन करता है, ठीक है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं कि वर्क फोर्स या कार्यबल आर्थिक क्रिया से जुड़े हुए व्यक्तियों का समूह होता है, यही वास्तविक श्रम बल कहलाता है। और यही वह श्रम बल है जो क्या कर रहा है? उत्पादन जो एक्चुअली में प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, ठीक। अब ये मैं बताया वर्क फोर्स है, तो यहां पर एक वर्ड आया कौन सा? श्रम बल, लेबर फोर्स। दूसरा वर्ड कौन सा आ जाएगा आपका? लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स क्या है? शुरू में जो 10 व्यक्ति मैं लेके चला था, 5 वो जो काम कर रहे हैं, 5 वो जो काम करने के इच्छुक हैं, तो यही जो 10 वो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? श्रम बल कहलाता है। क्लियर हुआ? फिर से एक बार देखते हैं। मैं बोला मेरे पास 10 लोग थे, 10 लोग में 5 लोग नौकरी कर रहे थे और 5 लोग काम करने के इच्छुक हैं। तो जो लोग सच में कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, जिनको इनकम प्राप्त हो रही है, वो कार्यबल था, ठीक। और ये 5 लोग थे जो बेरोजगार थे। इन दोनों को जब एक साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया जाता है, मतलब ये जो 10 व्यक्ति थे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? श्रम बल या लेबर फोर्स कहते हैं। तो लेबर फोर्स के अंतर्गत क्या आ जाएगा? वे व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं, यानी कि कार्य बल के अंतर्गत आने वाले लोग, प्लस जो क्या है? इच्छुक है, मतलब वो लोग जिनके पास में रोजगार है प्लस बेरोजगार, इन दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं? लेबर फोर्स कहते हैं, श्रम बल कहते हैं, ठीक है। यहां तक का क्लियर है? उसके बाद इसी लेबर फोर्स को हम क्या कहेंगे? भाई यहां तो जो काम कर रहे हैं उनको भी रखें, जो नहीं काम कर रहे हैं उनको भी रखें, तो इन दोनों को एक साथ हम कहते हैं क्या? संभावित कार्यबल। संभावित कार्यबल। वास्तविक कार्यबल जो काम कर रहे हैं, जिनके पास रोजगार है। संभावित कार्यबल मतलब संभावना है कि मेरे पास 10 लोग हो सकते हैं, क्योंकि 5 भी तो इच्छुक है ना भाई काम करने के। अगर मैं रोजगार बढ़ा पा रहा हूं तो ये 5 लोगों को भी तो रोजगार मिलेगा, तो मतलब मेरे पास पूरा संभावना है कि 10 लोग मेरे पास काम करने के लिए आ सकते हैं। तो वास्तविक कार्यबल 5 लोग जिनके पास काम है, और संभावित कार्यबल यानी किसी को हम क्या बोलते हैं? श्रम बल कहते हैं, जिसमें रोजगार और बेरोजगार दोनों एक साथ इन्वॉल्व किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद आता है क्या? तो बेरोजगारी श्रम बल। छोटे डेफिनेशन है, इन छोटे डेफिनेशन पर ही क्या क्वेश्चन बनते हैं जनरली। अब यही छोटे क्वेश्चन हमारे से नहीं हो पाते, तो छोटा डेफिनेशन है, आसान करके देख के चल रहे हैं, ठीक है। क्या बताया मैं? अगला क्या करना है हमको? बेरोजगारी श्रम बल। बेरोजगारी श्रम बल, ठीक है। अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स। अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स में क्या आ जाएगा फिर? ठीक, श्रम बल माइनस कार्यबल, ठीक। बेरोजगारी श्रम बल यानी कि अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स में क्या जाएगा? टोटल श्रम बल यानी जितने लेबर फोर्स थे, लेबर फोर्स में किसको मैं लेके चला था? जिन लोग पास जो रोजगार प्राप्त है और जो बेरोजगार है, उन दोनों को माइनस करने की से कार्यबल से यानी कि वर्क फोर्स है, तो हमको क्या मिल जाता है? बेरोजगारी श्रम बल मिल जाता है। उसके बाद एक आता है सहभागिता दर। एक क्या होता है इसके बाद में? सहभागिता दर। इसको इंग्लिश में कहते हैं पार्टिसिपेशन रेशियो। पार्टिसिपेशन रेशियो। सहभागिता दर के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे इसको? जो आपके पास वर्क फोर्स है यानी कार्यबल बटे पॉपुलेशन, ठीक। वर्क फोर्स अपॉन पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या निकल जाता है? पार्टिसिपेशन रेशियो यानी कि सहभागिता दर। फिर से बता रहा हूं, सहभागिता दर का मतलब है कुल कार्यबल बटे उस जगह की या उस देश की या राज्य की पूरी जनसंख्या गुणित 100 कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है? पार्टिसिपेशन रेशियो यानी कि सहभागिता दर हमको प्राप्त हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद श्रमिक किसे कहेंगे? ठीक, छोटा डेफिनेशन है ना, उन छोटे डेफिनेशन का शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक। श्रमिक किसे कहते हैं? श्रमिक या इंग्लिश में क्या कहें? लेबर क्या कहलाएंगे? तो लेबर हम उनको कहेंगे वो जो आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, वो जो क्या कर रहे हैं? आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। आर्थिक क्रिया करने के साथ साथ में क्या कर रहे हैं? जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हैं। समझ में आया? श्रमिक या लेबर कौन कहलाएंगे? लेबर वो होंगे जो कहीं ना कहीं आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, ठीक, जिनको मतलब काम के बदले में सैलरी मिल रही है। उसके बाद में वो क्या करते हैं? जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन वो चाहे टैक्स के फॉर्म पे हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। बात समझ में आ रहा है? श्रमिक या लेबर हम उसे कहते हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक क्रिया में संलग्न होता है, और आर्थिक क्रिया में संलग्न होने के साथ साथ जीडीपी में अपना योगदान देता है। देश की जो जीडीपी में यानी कि जो आय है, नेशनल इनकम की बात करें, उसमें अगर अपना योगदान दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा? श्रमिक कहलाएगा, ठीक। आगे चले,
श्रमिक के प्रकारों पर भी बात कर लेते हैं यहीं पर। ठीक, श्रमिक कितने प्रकार के होंगे? तो श्रमिक, या इंग्लिश में से क्या कह रहे थे हम, लेबर। लेबर दो प्रकार से होते हैं। एक वो है जो स्वनियोजित है, स्वनियोजित यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक, लेबर कौन से, स्वनियोजित या सेल्फ एम्प्लॉयड। दूसरे वो कहीं पर क्या करते हैं, एम्प्लॉयड यानी कि रोजगार प्राप्त है, रोजगार यानी कि कौन से, एम्प्लॉयड है। ठीक, श्रमिक दो तरीके से, एक कौन जो स्वनियोजित है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहे हैं, और इसको क्या बोलते हैं, रोजगार प्राप्त है, इसको हायर्ड कह सकते हैं, हायर्ड जिनको नौकरी पर रखा गया है। ठीक है ना भाई। तो दो तरीके से होंगे। स्वनियोजित किसे कहेंगे, तो स्वनियोजित वो होंगे जो क्या कर रहे हैं, स्वयं का कार्य कर रहे हैं, स्वयं का कार्य करते हैं। वो जो कि स्वयं क्या है, उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है, वो जो खुद का काम कर रहे हैं, सेल्फ ओन बिजनेस करते हैं, उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर है। उसके बाद में जो लाभ का हिस्सा क्या करते हैं, स्वयं प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉफिट भी किनको मिलता है, उनको खुद को ही प्राप्त होता है। हायर्ड या रोजगार प्राप्त किसे कहेंगे, जो कि क्या कर रहे हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, क्या करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, बदले में जिनको लाभ तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन इनको क्या प्राप्त होती है, वेतन प्राप्त होता है। वेतन कहें या वेजेस कहें, ठीक, या तो सैलरी कहिए या वेजेस, हाँ, सैलरी या वेजेस, वेतन या मजदूरी प्राप्त होता है। ये समझ में आया। श्रमिक दो प्रकार के होते हैं, पहले वो जो स्वनियोजित है, दूसरे जो हायर्ड है या जिन किसी दूसरे के लिए काम करते हैं। स्वनियोजित उसे कहते हैं जो स्वयं का कार्य कर रहे हैं, जो उद्यमी है और लाभ स्वयं प्राप्त करते हैं। जबकि हम हायर्ड या रोजगार प्राप्त उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं और उनको क्या मिलता है, बदले में वेतन या वेजेस मिलता है। फिर ये जो हायर्ड है, ये दो प्रकार के हैं। एक वो जो नियमित रूप से कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं, और एक वो है जो अनियमित है, अनियमित। ठीक, फिर जो कर्मचारी या रोजगार प्राप्त है वो दो तरीके से है। एक तो कहीं पर रेगुलर काम कर रहे हैं, उसके मतलब परमानेंट एम्प्लॉय की तरह, और एक वो है जो अनियमित तौर पर काम कर रहे हैं। नियमित कर्मचारी कौन होते हैं, जैसे कोई कंपनी के एम्प्लॉय मेंबर्स हमको परमानेंटली वहां पर काम पर रखा गया है, तो वो नियमित कर्मचारी कहलाते हैं। और अनियमित कौन है, जो जिनको अस्थायी तौर पर रखा गया है। जैसे मान लो कि अचानक मेरे को कुछ काम करवाना है, तो मेरे को कुछ सामान हटवाने की जरूरत पड़ी है ना भाई, कुछ सामान हटवाना है या कुछ अस्थायी काम, मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए या एक बिल्डिंग को बनाने के लिए आप जो कर्मचारी, जो ठेकेदार के जो मजदूर आते हैं, वो तो अस्थायी तौर पर आपके लिए काम करते हैं ना, परमानेंट आपके पास थोड़ी काम कर रहे हैं। ठीक, ये जब तक आप उनके काम से खुश हैं तब तक चल रहा है, मान के चलो। और अनियमित कौन है, अस्थायी तौर पर आपने जिसको क्या किया है, रोजगार प्रदान किया है, कि जब तक आपको जरूरत थी आपने उसको अपने पास काम पर रखा, उसको भुगतान किया, काम पूरा होने के बाद में भी ये क्या हो जाते हैं, आपसे अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नियमित अनियमित हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, जॉबलेस ग्रोथ। ये समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं किस पर, जॉबलेस ग्रोथ। इसको कहते हैं क्या, रोजगार रहित समृद्धि। ठीक, क्या कह रहे हैं हम लोग, जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ, या हिंदी में रोजगार रहित समृद्धि। ठीक, देखो इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो अर्थशास्त्र के बेसिक्स में हम कुछ अलग अलग अवधारणाएं लेकर चले गए थे, जिसमें एक रोस्ट्रो मॉडल मैंने आपको बताया था, जिसमें कहा जा रहा था कि किसी देश की अर्थव्यवस्था, कोई अगर अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, तो विकास के अलग अलग चरणों को पहचानने का भी एक तरीका था। जिसमें मैं ये कहता हूं कि मान लो कि कोई अर्थव्यवस्था किसमें है, पूरा पूरा प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, यानी किस पर, कृषि पर निर्भर है, मान के चलो। कृषि से आगे बढ़ती हुई किसमें जा रही है, सेकेंडरी यानी कि औद्योगिक क्षेत्र की ओर जा रही है, निर्माण का काम वो करते हैं। उसके बाद में धीरे से मूव ऑन करते हुए किस पर जा रहा है, तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्शियरी सेक्टर पर जा रहा है। ठीक, एक बार फिर से कह रहा हूं, समझिएगा। कोई देश विकास कर रहा है, हम कहते हैं कब, जब उसके जीडीपी का आधार, देखो जीडीपी में तीन चीजें होती है, तीन सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। इस तरीके से हम लेके चलते हैं, क्या, कृषि, उद्योग और सेवा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इन तीनों का ही कंट्रीब्यूशन देखा जाता है कि जीडीपी में कौन कितना परसेंट उनका हिस्सा है। अब अगर ज्यादा हिस्सा एग्रीकल्चर का है, भाई एक अर्थव्यवस्था वो है जहां पर मान लेते हैं कि कृषि से 70% आय हो रही है, 20% उद्योग से है और 10% किससे है, सेवा क्षेत्र से है, मान के चलते हैं। उसी ओर एक दूसरी अर्थव्यवस्था है जिसमें फिर वही तीन क्षेत्र में, कृषि, उद्योग और सेवा। अब इस अर्थव्यवस्था में कृषि का मान लेते हैं कि केवल 30% है, उद्योग यहां पर 60% है, और सेवा का मान लेते हैं कि 10% कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, दो अर्थव्यवस्थाओं की मैं तुलना कर रहा हूं। पहली अर्थव्यवस्था वो है जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, कृषि क्षेत्र का है,
और एक दूसरी अर्थव्यवस्था है जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? उद्योग का है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इनके देश में किसी भी चीज का निर्माण नहीं होता, अगर निर्माण भी होता तो बहुत छोटे तौर पर किया जा रहा है, जबकि ये एक ऐसा देश है ना, मान लेते हैं कि ये देश ए है और ये देश बी है। ठीक, दो देशों की अर्थव्यवस्था का मैंने एग्जांपल लिया है, एक देश ए है और एक देश बी है। ठीक है, अब इन दोनों की तुलना करते हैं। देश ए के मुकाबले देश बी ज्यादा मेरे को विकसित दिखाई दे रहा है, ये मैं मान के चल रहा हूं कि देश ए के मुकाबले देश बी ज्यादा विकसित है, क्योंकि यहां पर उद्योगों का पर्याप्त विकास हो गया है। देश ए पीछे है क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा ज्यादा है। हाँ कि नहीं? इसी को तो संरचनात्मक परिवर्तन है, तो हम लोग कहते हैं ना, स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी, जीडीपी पर के आधार पर और कार्यबल के आधार पर आपका टॉपिक था। तो यही तो है क्या कि जब किसी अर्थव्यवस्था के जो अपना योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रक हैं, उन क्षेत्रकों के योगदान में जो परिवर्तन, भाई यही से तो जीडीपी की संरचना बनती है। जीडीपी की संरचना में 3 क्षेत्रक रखे जाते हैं, कोई भी जीडीपी 3 क्षेत्रकों से मिलकर बनता है, और इन क्षेत्रकों के कंट्रीब्यूशन में यानी कि योगदान में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? जीडीपी की संरचना में परिवर्तन। अब जीडीपी की संरचना कैसे बदल रही है? यहाँ पर जो जीडीपी दिखाई दे रही है वो कृषि आधारित जीडीपी है, और यहाँ पर जो जीडीपी मेरे को दिखाई दे रही है वो क्या है? उद्योग आधारित जीडीपी है। मतलब कि ये है जो कि प्राइमरी सेक्टर के हिसाब से चल रहा है, और ये है जो सेकेंडरी सेक्टर के हिसाब से चल रहा है ना। मतलब इससे विकसित अर्थव्यवस्था ये है क्योंकि यहाँ पर उद्योगों का विकास पर्याप्त हमको दिखाई दे रहा है, यही तो कहना चाह रहे हैं ना। तो जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो उसके विकास के आधार को देखा जाता है कि प्राथमिक से द्वितीयक और द्वितीयक से क्षेत्रक की ओर उसके अर्थव्यवस्था में जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता चला जाता है। तो हम क्या कहते हैं? उस देश में क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। तो इस पर हम कहेंगे कि ठीक है, यहां तक समझ में आया ना। मैं कह रहा हूं कि किसी भी दो देश को हम लेके चलते हैं, एक देश वो है जहां पर कृषि का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, एक देश वो है जहां पर उद्योग का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है या योगदान ज्यादा है। तो मैं कहूंगा देश ए के मुकाबले देश बी मेरे को ज्यादा विकसित दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और ये उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था है, यानी कि इसमें उद्योगों का पर्याप्त विकास हो गया है। और ये अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर उद्योग नहीं लगे हुए हैं अभी। हाँ कि नहीं? लेकिन होता क्या है कि अगर कोई देश प्राथमिक से द्वितीयक और द्वितीयक से तृतीयक क्षेत्र की ओर बढ़ता जा रहा है, यानी कि योगदान बढ़ता जा रहा है उसका, ठीक, तृतीयक हो जाएगा मतलब वेल डेवलप्ड इकोनॉमी है, सेवा क्षेत्र वाले, क्योंकि सेवा क्षेत्र से ज्यादा उसको आय प्राप्त हो रहा है। हाँ कि नहीं? ठीक है, तो देश की अर्थव्यवस्था विकसित तो कर रही है, लेकिन क्या वहां पर रहने वाले लोगों के व्यवसाय में कोई परिवर्तन हो रहा है? मतलब अर्थव्यवस्था का संरचना बदल रहा है, लेकिन मतलब एक बार फिर से अर्थव्यवस्था का प्रॉपर विकास हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन उस विकास के साथ साथ में जो व्यक्तियों का व्यवसाय है या जो ऑक्यूपेशन जो वहां के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, उसमें कुछ खास परिवर्तन ना हो। मतलब आपकी अर्थव्यवस्था प्राथमिक से द्वितीयक और द्वितीयक से तृतीयक की ओर तो चली गई, लेकिन आपकी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा जो क्या है, जो क्या बोलना चाहिए कि आपके देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा किस पर लगा हुआ है? एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। मतलब आपके देश की कमाई प्राथमिक से द्वितीयक तो पहुंच गई, हाँ कि नहीं? लेकिन आपके लोग आज भी किसमें लगे हुए हैं? प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आया? मैं ये कहूंगा कि कोई देश की अर्थव्यवस्था का जो योगदान है प्राथमिक से द्वितीयक में बढ़ चुका है, प्राथमिक के मुकाबले द्वितीयक में बढ़ गया, लेकिन लोग आज भी किसमें लगे हुए हैं? प्राथमिक काम में लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में, ठीक है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन तो बढ़ा लेकिन रोजगार उस अनुपात में नहीं बढ़ा। ठीक, हम क्या कह रहे हैं कि आपके जीडीपी में हम ये दिखा रहे हैं कि भाई प्रोडक्शन तो आपका बढ़ा है, लेकिन उसी अनुपात में या उसी रेशियो में आपके पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ पाया। ठीक, मतलब बेरोजगारी उसी रूप में बनी हुई है। भाई आय बढ़ रही है, आय बढ़ने के साथ साथ में आपका एम्प्लॉयमेंट में लोग नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में ही बहुत ज्यादा लोग लगे हुए हैं। किसमें लगे हुए हैं? प्राथमिक क्षेत्र में काम करने में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। देश कमा रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन लोगों का जो ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय प्राथमिक क्षेत्र पर अभी बना हुआ है, या फिर बहुत ज्यादा लोग हैं जो प्राथमिक क्षेत्र पर लगे हुए हैं द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के मुकाबले। मतलब देश की अर्थव्यवस्था विकास विकसित हो रही है, लेकिन उस अनुपात में क्या नहीं बढ़ पा रहा है? रोजगार नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसका मतलब होता है कि जीडीपी में जो वृद्धि देखी जा रही है, आपकी जीडीपी में जो विकास या वृद्धि देखी जा रही है, उसका मुख्य कारण क्या है? प्रौद्योगिकी है। ठीक है, इसी का क्या कहते हैं हम लोग? नौकरी रहित समृद्धि। मतलब आपके देश की जीडीपी में समृद्धि देखी जा रही है, ग्रोथ हो रहा है, लेकिन कैसे ग्रोथ हो रहा है? रोजगार रहित समृद्धि हो रही है। आपका देश विकसित तो हो रहा है, लेकिन उस देश में उस अनुपात में किसका सृजन नहीं हो पा रहा है? रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है। तो हम कहेंगे कि उस देश की जीडीपी बढ़ रही है रोजगार की वजह से नहीं, प्रौद्योगिकी की वजह से, है ना? प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से। आपके देश की जीडीपी किसकी वजह से बढ़ रही है? टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होने की वजह से हो रही है। आपके देश में लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसलिए वहां पर कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ रहा है। किसकी वजह से बढ़ रही है? तो टेक्नोलॉजी की, यानी कि प्रौद्योगिकी की वजह से बढ़ रही है। ये समझ में आया जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है? ठीक, आगे बढ़े। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट का होगा, लेकिन क्या है, इस चीज को क्लियरली समझना जरूरी है ना? जब तक एग्जांपल्स इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे मैंने दो देश का एग्जांपल लिया था, दो देश की जीडीपी का, देश ए और देश बी, है ना? तो उसके हिसाब से अगर समझा पाएंगे तो मोर देन सफिशिएंट है उत्तर। अब आते हैं किस पर? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, इसको हिंदी में कहेंगे कार्यबल का अनियमितीकरण। क्या कहेंगे इसको? कार्यबल का
अनियमितीकरण क्या कहलाता है? ठीक, कार्यबल का अनियमितीकरण का क्या मतलब होगा कि ये एक ऐसी स्थिति का सूचक है, हम क्या कह रहे हैं, ये ऐसी स्थिति का सूचक है जिसमें समय के साथ, ठीक, रिपीट करो फिर से, कार्यबल का अनियमितीकरण या कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स का मतलब यह है कि ऐसी स्थिति जब कुल कार्यबल में अनियमित श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगती है। ठीक, क्या कह रहे हैं, टोटल वर्क फोर्स में जब परसेंटेज ऑफ इरेगुलर वर्कर्स आपके पास बढ़े तब हम उसे क्या कहेंगे, अनियमितीकरण। ठीक है, फिर से एक बार, अनियमितीकरण या कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स ऐसी स्थिति को दिखाता है कि जब आपके कुल कार्यबल में अनियमित श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगती है। ठीक है, अगला ये समझ में आया आपको? एग्जांपल लेके चले, एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं किसी स्कूल का। ठीक, अब इसमें कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स कैसा होगा? देखिए, डिमांड्स, स्कूल के लिए वर्क फोर्स कौन होंगे? स्कूल के लिए वर्क फोर्स कौन होते हैं? टीचर्स। ठीक, स्कूल, किसी स्कूल के लिए वर्क फोर्स यानी कौन होता है? टीचर होगा, भाई टीचर ही तो वहां पे काम करते हैं। अब आपके स्कूल में जो रेगुलर टीचर्स हैं, ठीक, जो इसी प्रोफेशन में है, जो किस प्रोफेशन में है? टीचिंग प्रोफेशन में है, उनकी संख्या क्या जाती है? कम हो जाती है उनके मुकाबले। किनके मुकाबले? जो रेगुलर टीचरशिप नहीं करते हैं। या तो इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मान लो स्कूल की जो इनकम है वो बहुत लो है ना, या फिर टीचर्स पर ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे स्कूल जनरली क्या करते हैं कि जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं, प्रोफेशनल टीचर्स है, भाई यही तो होंगे प्रोफेशनल टीचर्स, इनकी संख्या कम हो जाती है उनके रेस्पेक्ट में जो प्रोफेशनल टीचर्स नहीं है। ठीक, मान लो इस स्कूल में 20 लोग काम करते हैं, अब इस 20 लोगों में जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं उनकी संख्या केवल 5 है, जबकि ऐसे शिक्षक जो कि प्रोफेशनल टीचर्स नहीं, वो कुछ और काम भी करते हैं, उसके साथ में उनकी संख्या कितनी जा रही? 15 हो जा रही। तो ऐसी स्थिति बन गई, क्या स्थिति बन गई कि ऐसा स्थिति जिसमें समय के साथ में क्या हो रहा है, विथ टाइम आपके पास में जो टोटल कार्यबल है, टोटल कार्यबल मतलब 20 टीचर जो आपको वहां पर अपॉइंट करने हैं, उसमें नियमित जो कार्य श्रमिक है उनकी अपेक्षा में अनियमित श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे, तो उसको हम क्या कहेंगे? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स यानी कि कार्यबल का अनियमितीकरण। ये समझ में आया? ठीक, क्या कह रहे हैं, समय के साथ कुल कार्यबल में अनियमित श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स या कार्यबल का अनियमितीकरण। इसके बाद एक और टर्म इसमें आता है क्या? अनौपचारिकरण। तो उसको भी देखते चलते हैं साथ में, क्या है? कार्यबल का अनौपचारिकरण। इसको इंग्लिश में कहेंगे इनफॉर्मलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स या कार्यबल का अनौपचारिकरण। अनौपचारिकरण ये क्या कहलाएगा? देखो, नियमित अनियमित श्रमिक क्लियर था। नियमित श्रमिक कौन है? जो कहीं पर रेगुलर बेसिस में काम कर रहे हैं। अनियमित क्या? जो अस्थायी तौर पर है। जैसे कॉलेज में अपन लोग रखते हैं ना, संविदा वगैरह में जो नौकरी को निकलती है कि अस्थायी तौर पर जब तक काम है तब तक रखेंगे, हाँ कि नहीं? जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स ऐसे होते हैं इनको संविदा कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होते हैं, जो कुछ समय के लिए होते हैं, और कुछ रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं। तो अगर समय के साथ में किसी संस्था में क्या हो रहा है कि जो रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनकी संख्या कम हो गई, किसके रेस्पेक्ट में, और सॉरी किसके रेस्पेक्ट में नहीं, और उनकी संख्या बढ़ रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्यबल का अनियमितीकरण करते हैं, है ना भाई? अब अनौपचारिकरण का मतलब क्या है? अनौपचारिकरण मतलब कि वह प्रक्रिया जिसमें देश के कुल कार्यबल में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों का प्रतिशत बढ़ जाता है। ठीक, हम क्या कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति होगी जहां पर, है ना, जिसमें कुल कार्यबल में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों का प्रतिशत बढ़ जाता है जबकि औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों का प्रतिशत घट रहा हो। अब यहां पर दो चीजें आएंगी, क्या? औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र। देखो, एक क्या है? औपचारिक क्षेत्र, और दूसरा कौन सा? अनौपचारिक। ठीक, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और इसे कहते हैं हम लोग क्या? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दोनों का मतलब समझिए। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन है? ऐसी संस्थाएं या ऐसे फर्म जो क्या है, कहीं ना कहीं पंजीकृत है ना भाई, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, जो प्रॉपर अपने टैक्स भर रहे हैं, रिटर्न भर रहे हैं, मतलब सरकार के पास जिनका हिसाब है कि कौन कौन संस्थाएं काम कर रही हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स की बात करें, एमएनसीज की बात करें, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो औपचारिक क्षेत्र का मतलब यह है कि ऐसी संस्थाएं या ऐसे उद्योग धंधे जो कि क्या है, सरकार के नजर में है, उनकी दृष्टि में है, जो पंजीकृत है, जो अपने टैक्स आदि का भुगतान कर रहे हैं, तो वो कौन से क्षेत्र कहलाएंगे? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहलाएंगे। और ऐसे जैसे पान ठेला वाले हो गए, फेरी वाले हो गए,
है ना, छोटी मोटी कोचिंग्स हो गई, जो क्या है सरकार को पता नहीं है उनके बारे में कि ये लोग भी काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो कौन हो जाएंगे, अनौपचारिक क्षेत्र के लोग कहलाएंगे। ठीक, तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स में क्या था कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें देश के कुल कार्यबल में अनौपचारिक क्षेत्रों के श्रमिकों का की वृद्धि होती है। ठीक, मतलब अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जबकि औपचारिक क्षेत्र के लोग क्या होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। फिर से अनौपचारिकरण ऐसा प्रोसेस है या ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश में कुल कार्यबल में, ठीक है, टोटल वर्कफोर्स में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक बढ़ रहे हो, जबकि उसी प्रतिशत में क्या हो रहा है, औपचारिक क्षेत्र के जो कार्यबल है वो कम होते जा रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कार्यबल का अनौपचारिकरण। अनौपचारिकरण का मतलब साफ साफ ये है कि कहीं पर कार्यबल में जो अनौपचारिक, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, उनकी संख्या बढ़ जाए, यानी कि आपके पास में जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, ऐसे लोग या ऐसे काम करने वाली संस्थाएं जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है, उनका प्रतिशत बढ़ने लगे, और ऐसे लोग जो सरकार से क्या बोल रहे हैं, पंजीकृत हैं, उनकी संख्या प्रतिशत में घटने लगे। ठीक है, ऐसे लोगों का क्या हो रहा है, प्रतिशत घटता जा रहा है, जो भी सरकार से क्या है, पंजीकृत है। साफ साफ मान के चलिए कि ऐसे उद्योग आपके पास में संख्या उसकी कम हो रही है, और ठेले, पान ठेले, ऊंचे, है ना, कोचिंग, ऐसी स्कूल्स की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, जो कि क्या है, रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अनौपचारिकरण, यानी कि इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहते हैं। यानी कि ऐसे अधिक लोगों का ऐसे रोजगार में शामिल करना जो अनौपचारिक क्षेत्र में क्या करते हैं, नहीं आते हैं। ठीक, इस मतलब कि आपके पास ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, काम करने वालों की, कैसे लोगों की, ऐसे काम करने वालों की संख्या बढ़ रही है जो किसमें है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ना कि किसमें, ऑर्गेनाइज में। ठीक, फिर से एक बार रिपीट करूं, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स यानी कि अनौपचारिक कार्यबल का अनौपचारिकरण का मतलब ऐसे लोगों के, मतलब ऐसे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ना जो कि कौन से हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं, जबकि औपचारिक क्षेत्र के लोगों की संख्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, मतलब प्रोफेशनल्स कम होते जा रहे हैं, और जो सीजनल काम करने वाले लोग हैं या अनरजिस्टर्ड लोग हैं और पंजीकृत लोगों की संख्या बढ़ रही है। साफ साफ मतलब ये हुआ ना कि ऐसी संस्थाएं बढ़ गई जो पंजीकृत नहीं, तो वहां पर काम करने वाले लोग भी तो होंगे ना। ठीक है, तो उनकी वैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है, और यहाँ पर जो पंजीकृत संस्थाएं उसमें ऐसे लोगों की संख्या कम होती जा रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कार्यबल का अनौपचारिकरण हम लोग कहते हैं। आगे बढ़े, अब औपचारिक श्रमिक और अनौपचारिक श्रमिक किसे कहेंगे, इसको यहीं पर डिस्कस कर ले, भाई काय को कंफ्यूजन रहे। ठीक, औपचारिक श्रमिक और अनौपचारिक श्रमिक हम किसे कहेंगे, तो औपचारिक श्रमिक वो श्रमिक कहलाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड लेबर और अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। तो औपचारिक श्रमिक वो होंगे जो किससे संबंधित हैं, संगठित क्षेत्र से, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से संबंधित है। इसके अलावा जिनको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है, क्या है, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, पहले कौन सा, ऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करने वाले काम, जो ऐसे लोग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिनको क्या है, सोशल फैसिलिटीज या कहना चाहिए क्या, सोशल सिक्योरिटी प्राप्त है। सोशल सिक्योरिटी मतलब जिनको पेंशन, ठीक है, और क्या इंश्योरेंस वगैरह मिल रहा है जिनको, ठीक है, जिनको क्या मिल रहा है, पेंशन और इंश्योरेंस मिल रहा है। ऐसे लोग जो क्या बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, एक यूनियन के तौर पर जो काम कर रहे हैं। उसके बाद इनको श्रम कानून के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, तो श्रम कानून के अंतर्गत क्या प्राप्त है, सुरक्षा प्राप्त है। ठीक, मतलब क्या, औपचारिक लेबर या औपचारिक श्रमिक वो होंगे जो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जिनको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है, पेंशन, इंश्योरेंस आदि इनको मिलता है। ऐसे लोग जो यूनियन बना सकते हैं, और ऐसे लोग जिनको लेबर एक्ट के तहत, है ना, श्रम लेबर लॉज के तहत क्या प्राप्त है, सुरक्षा प्राप्त है, ऐसे कौन कहलाएंगे, औपचारिक क्षेत्र के श्रमिक कहलाएंगे। ठीक, उसके बाद अनौपचारिक श्रमिक कौन होंगे, अब इसी में देखते चलो, क्या, जो असंगठित है। ठीक, मतलब कहना चाहिए क्या, पान ठेला चला रहे हैं या गुपचुप वगैरह बेचने का काम कर रहा है, तो असंगठित लोग हैं। ठीक है, जिनको क्या प्राप्त नहीं है, जिनको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा संघ नहीं बना सकते, ठीक, संघ ये भी नहीं बनाएंगे, संघ नहीं बनाएंगे, इनको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। उसके बाद क्या, श्रम कानूनों के अंतर्गत कोई सुरक्षा नहीं। अगर मान के चलो कि इनको काम करते हो कोई हादसा इनके साथ में हो गया, तो भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को होता ना, क्या होता है, जैसे अगर ऑन ड्यूटी कहें, या जब उनका रिटायरमेंट बाकी हो,